गाइस, तो कैसे हो आप? नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट, जो कि एनएचआई हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है, नेहरू प्लेस में पड़ता है, ईस्ट ऑफ कैलाश वाली साइड। तो यहाँ पे मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था। अगर आपको 1 ईयर या उससे ऊपर का एक्सपीरियंस है तो आप जा सकते हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, तो आप इस हॉस्पिटल में ट्राई कर सकते हो। तो इस हॉस्पिटल के बारे में मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि वहाँ पे मुझसे पूछे थे, और कुछ क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी इनका रिटर्न में सारा क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, जब आप चाहोगे तो आप ले सकते हो, अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो। क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हॉस्पिटल के बारे में बता दूं। तो जैसे मैंने बताया, ईस्ट ऑफ कैलाश वाली साइड पे ये पड़ता है, नेहरू प्लेस में, है ना। तो नेहरू प्लेस की आप डायरेक्ट मेट्रो लेके भी वहाँ पे जा सकते हो। बेड की बात करें तो 100 बेड से ऊपर क्या इनकी कैपेसिटी है, मतलब अप टू 100 बेड का है ये। और फ्रेशर अगर आप जाना चाहते हो तो आपके पास डीएनसी होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास डीएनसी नहीं है, एटलीस्ट आपने अप्लाई करी हो, नहीं तो आप उनको बोल दो कि ज्वाइन करते ही मैं अपना डीएनसी करवा लूंगा, उसके बाद ही मैं ज्वाइन करूंगा। उसके बाद मेल की जो बात करें तो मेल को वो 1 साल के ऊपर एक्सपीरियंस अगर है तो उनको ले रहे हैं। जो 1 साल के कम वाला है, अभी मुझे आइडिया नहीं है वो ले रहे कि नहीं। लास्ट मंथ अगस्त में उन्होंने जरूर हायर करे थे स्टाफ, तो अगर आप जाना चाहते हो तो आप कॉल करके एक बार कंफर्म कर सकते हो। उसके बाद सैलरी है 1 साल के ऊपर, जैसे मुझे 1 ईयर का एक्सपीरियंस मैंने उनको बताया, तो उन्होंने मुझे 22,000 सैलरी बताई। तो कम ही है एक तरह से, क्योंकि 1 साल के एक्सपीरियंस पे आपको अप टू 25 भी मिल जाती है मैक्स जैसे हॉस्पिटल के अंदर। तो फिर भी मतलब हॉस्पिटल छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग ठीक है, काम भी उतना ही होगा। उसके बाद ज़्यादा हेडेक वाला काम नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि कम बेड वाला हॉस्पिटल है, छोटा हॉस्पिटल है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है मतलब ऊपर से उंगली करने वाले स्टाफ नहीं रहते। जैसे कोई बेड्स और नर्स चेक अलग होती है, आईसीएन अलग आती है, दूसरे अलग आते हैं, है ना। ये सारी मतलब चीज़ें हैं कि जो अननेसेसरी, स्टिकर के पीछे स्टिकर चेक करने वाली नर्स अलग है, हर नर्स अलग है। तो ऐसे वाला सीन वहाँ पे नहीं होगा, तो आप कामली वहाँ पे काम कर सकते हो, ज़्यादा कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था हॉस्पिटल के बारे में। तो अभी हम बात करते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन थे जो मुझे पूछे थे। तो देखो, सबसे पहले मैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस की बात करना चाहता हूँ। इंटरव्यूज में उन्होंने आईसीयू इनिशियल असेसमेंट के बारे में मुझे पूछा था। हर आईसीयू में जब भी कोई पेशेंट आता है, चाहे वार्ड से आए, चाहे आपके ईआर से आता है, चाहे कोई सर्जरी के बाद आता है, किसी काम के बाद या किसी भी सर्जरी और जो भी एडमिशन आपकी आईसीयू में होती है, उसकी इनिशियल असेसमेंट के बारे में आपसे पूछते हैं। तो उसके बारे में आपको उनको बताना है कि इनिशियल असेसमेंट में हम क्या क्या चेक करते हैं। तो नॉर्मली हर हॉस्पिटल की इनिशियल असेसमेंट डिफरेंट होती है, लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे होती है। जैसे स्टार्टिंग ही अगर आप ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले पेशेंट का डायग्नोज, पेशेंट की चीफ कंप्लेंट्स क्यों आया है, किस टाइम पे आया है, किसने रिसीव करा है ना, डॉक्टर्स के नाम, और फिर पेशेंट के साइन होते हैं वहाँ पे, अटेंडेंट के साइन होते हैं। फिर नेक्स्ट कॉलम में जब आप जाते हो तो फिर थोड़ा सा पेशेंट की बैकग्राउंड के बारे में होता है कि उनकी क्या हिस्ट्री रही है ना, उनकी कोई उसको ब्लड से एलर्जी तो नहीं है, कोई मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। उसके नेक्स्ट पेज पे जैसे ही आप जाते हो वहाँ पे आपको फिर मिलता है मेडिसिन रिकॉन्सिलेशन वाला फॉर्म, और फिर उसकी फुल ऑप्स के बारे में लिखना होता है। जैसे उसका जीआई ट्रैक्ट के बारे में, है ना, इंटेग्यूमेंट्री के बारे में, और उसकी पल्स वॉल्यूम के बारे में, उसकी स्किन के बारे में, स्किन इंटेग्रिटी, वो ये सारी चीज़ें होती है। फिर उसके बाद पेशेंट अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आए उसके बारे में होता है। उसके बाद अलग अलग स्केल होते हैं, जैसे मॉर्सफॉल स्केल हो गया, उसके बारे में होता है। डीवीटी के लिए कैप्रिनी स्केल जो होता है उसके बारे में होता है ना। उसके बाद बेट्स और ब्रेडन स्केल का होता है, वो भी पूरा स्केल वहाँ पे बना होता है। तो आपको जस्ट रेट करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि कितने ज़्यादा चांस है पेशेंट को बेड सोर होने के या फिर नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर डाइटिशियन का होता है, थोड़ा सा पेशेंट की डाइट के बारे में, है ना। तो ये सारी चीज़ें करते करते जैसे आप खत्म करते हो, फिर आपको एक फाइनल असेसमेंट, री असेसमेंट करके अपने साइन डॉक्यूमेंट करने होते हैं, और प्लस पेशेंट के और अटेंडेंट के साइन लेने होते हैं। इनिशियल असेसमेंट नॉर्मली ऐसी ही होती है, आप कहीं भी जगह पे जाओ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंजेस होती है, लेकिन ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें इसमें कवर होगी। उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ अगर कोई पेशेंट आपके पास इमरजेंसी से आया, उसको कैसे ट्रीट करते हैं, जो कि मुझसे पूछा गया। तो मैंने नॉर्मल उनको बता दिया जो भी हम करते हैं। जैसे मान लो आप आईसीयू में काम कर रहे हो, या आप वार्ड मतलब कहीं भी काम कर रहे हो, आपके पास इमरजेंसी से या फिर वार्ड से या कहीं से पेशेंट आता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नॉर्मली क्या है कि पेशेंट को डिजनिया हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो इसमें देखो 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज है उनके ब्लड टेस्ट, जो कि हम एबीजी करते हैं। सेकंड चीज है उनको हम मतलब मेडिसिन दे सकते हैं। थर्ड चीज है ऑक्सीजन सप्लाई दे सकते हैं। तो इसमें देखो सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। ऑक्सीजन के पार्ट में अगर आप जाते हो तो आपको नेजल प्रोंग लगानी है पेशेंट को, उससे नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन मास्क लगाना है, उससे नहीं हो रहा है तो उससे भी ऊपर चले जाओ, हाई फ्लो मास्क लगा दो, उससे नहीं हो रहा है तो एनआईवी जब बाईपैप लगा दो, उससे नहीं हो रहा है तो वेंटिलेटर पे डाल दो। ये तो हो गया ऑक्सीजन वाला पार्ट। जो सेकंड चीज़ थी हमारा मेडिसिन वाला, मेडिसिन में आप डॉक्टर्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंग पेशेंट को ब्रोंकोडाइलेटर्स दे सकते हो। इसके साथ पेशेंट को सांस में रिलीव होगी, नेबुलाइजेशन करवा सकते हो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर, जो भी वो बताते हैं आपको, है ना। और उसके साथ साथ जो तीसरी चीज़ थी
के एबीजी के बारे में। तो एबीजी करनी बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उसमें आपको ना थोड़ा-सा एक आइडिया लग जाता है कि पेशेंट को CO2 रिटेन कर रहा है पेशेंट, या फिर CO2 रिटेन नहीं कर रहा है, वैसे ऑक्सीजन कम आ रही है ना? या फिर अगर ये दोनों चीज़ें सही है तो थोड़ा-सा हमें एक आइडिया सा हो जाता है कि हो सकता है पेशेंट हार्ट फेलियर के साथ आपके पास आया हो, है ना? तो एबीजी बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में, एबीजी करना बहुत ज़रूरी है और हमेशा हर कोई प्रेफ़र करता है। तो इस तरीके से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वाले पेशेंट को आप हैंडल कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो इंटुबेशन ट्रॉली में क्या सामान होता है इसके बारे में पूछा। तो इंटुबेशन ट्रॉली नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे पेशेंट को इंटुबेट करने का सारा सामान होता है, प्लस मेडिसिन होती है ना? तो इंटुबेशन ट्रॉली जो होती है उसमें मैं कुछ बी रोल भी डाल दूँगा, आप थोड़ा देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा इंटुबेशन ट्रॉली का। तो एक ट्रे होती है जिसके अंदर सारी मेडिसिन पड़ी होती है, अलग-अलग मेडिसिन जो है वो सारी इमरजेंसी जो भी मेडिसिन हम यूज़ करते हैं वो सारी होती है। इंटुबेशन के सामान के लिए जितने भी वहाँ पे ग्लव है वो सारे होते हैं, लैरिंजोस्कोप होता है हमारे पास, अलग-अलग ब्लेड्स के साथ होता है। उसके बाद उसकी सेकंड शेल्फ पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको ईटी ट्यूब सारी मिल जाएगी, वहीं पे आपको ऑक्सीजन मास्क और एम्बू बैग और ये सारी चीज़ें जो है देखने के लिए मिल जाएगी, वहीं पे आपको आईवी फ्लूइड्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी, है ना? तो ये सारी चीज़ें इमरजेंसी ट्रॉली में होती है, या इंटुबेशन ट्रॉली भी आप उसको बोल सकते हो। उसके बाद ब्लड रिएक्शन के बारे में उन्होंने पूछा था, तो ब्लड रिएक्शन का मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बता रखा है, तो बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। नॉर्मल आपको पता है जो भी हम ब्लड रिएक्शन में करते हैं वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है कि पेशेंट का ब्लड तुरंत स्टॉप कर देना है, फिर उसको वापस ब्लड बैंक में भेज देना है, फिर आईसीएन को, सुपरवाइजर को, सबको इन्फॉर्म करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है ना? और ब्लड का क्रॉस मैच दोबारा से करेंगे। उसके बाद पेशेंट का यूरिन का सैंपल भेज देना है ना? और जो भी ब्लड रिएक्शन फॉर्म होता है वो फिल करना होता है, ब्लड रिएक्शन रजिस्टर में मेंटेन करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी है वो करनी होती है, वो मैंने ऑलरेडी उसमें डाल रखा है। बाकी अगर आपने कोर्स मेरा ले रखा है तो आपने ये सारी चीज़ें आपको वैसे ही पता होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसी में से आती हैं, सारे क्वेश्चन उसी में से आते हैं जो आप पढ़ के जाते हो। क्योंकि मैंने 50 से ज़्यादा हॉस्पिटल में इंटरव्यू देके वो पूरा डेटा मैंने एक ही अपने कोर्स में डाला हुआ है, तो ऑलमोस्ट ये सारे क्वेश्चन अगर आपने ले रखे तो आपको पता ही होंगे ना। बाकी जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो हार्ट के रिलेटेड था, क्योंकि ये हॉस्पिटल जो है हार्ट के रिलेटेड, ये एक्चुअली नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट है। ज़्यादातर यहाँ पे पेशेंट हार्ट वाले आते हैं, तो ऑब्वियसली उनका मेन फोकस रहता है कि पेशेंट को थोड़ा हार्ट के रिलेटेड आइडिया हो। चाहे आपने किसी भी आईसीयू में ड्यूटी करके गए हो, चाहे आपने वार्ड में काम करा है, लेकिन स्टिल आप ये पढ़ के जाना हॉस्पिटल के अंदर जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे हार्ट के बारे में। जैसे कि हार्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं है, 2-3 डायग्नोज आप याद कर लेना जो वो पूछते हैं। एमआई पेशेंट हो गया, एक्यूट एलवीएफ मतलब फेलियर वाला पेशेंट हो गया, एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन वाला पेशेंट हो गया, है ना? तो अलग अलग करके पेशेंट्स आते हैं आपके पास। तो नॉर्मल उन्होंने जो मुझे पूछा था सीएजी के बारे में पूछा था, एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी में डिफरेंस पूछा था, तो वो मैंने उनको बता दिया। तो क्योंकि मैंने उनको मेडिकल आईसीयू का एक्सपीरियंस बताया था, तो उन्होंने तो ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन हो गया एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी में डिफरेंस। तो सीधा सीधा आपको अगर नहीं पता तो आप बता सकते हो एंजियोग्राफी मतलब हार्ट की कोरोनरी आर्टरी को विजुअलाइज करते हैं हम एक मॉनिटर पे। हमें पता लगता है कि कौन सी कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज है, चाहे एलईडी में हो, चाहे आरसीए में, चाहे एलसीएक्स की किसी भी ब्रांच में हो, ओएम में हो, किसी में भी हो। तो वो ब्लॉकेज का एग्जैक्ट लोकेशन देखने के लिए हम करते हैं एंजियोग्राफी, और उसके बाद लोकेशन कंफर्म करने के बाद हम एंजियोप्लास्टी करते हैं। अगर हमें 60-70% से ऊपर की ब्लॉकेज लगती है तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं पेशेंट को, अटेंडेंट को, कि हमें इनकी एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। तो उसी के अकॉर्डिंग फर्दर चीज़ें चल रही है। उसके बाद AICD जो ICD हम लगाते हैं पेशेंट को, है ना, उसके बारे में, जो भी पेसमेकर वगैरह लगाते हो उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ के जाना, है ना। और बाकी हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जो कि बहुत ही आजकल कॉमन क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नारायणा में मैं गया था, वहाँ पे भी मुझे ये चीज़ पूछी थी, और एक हॉस्पिटल और था नोएडा में, वहाँ पे मुझे यही क्वेश्चन पूछा, और इन्होंने मुझे यही क्वेश्चन पूछा कि हार्ट अटैक में और कार्डियक अरेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो कई बार आपको, अगर आपको एक्सपीरियंस है आईसीयू का नहीं, मतलब कार्डियक आईसीयू का नहीं है, दूसरे आईसीयू का है, या फिर आप फ्रेशर हो, एज ए फीमेल स्टाफ आप गए हो, तो मे बी आपको ये लगे कि सुनने में सेम सेम सा लगता है। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट का बंद हो जाना, और हार्ट अटैक मतलब हार्ट का बंद हो जाना, तो सेम सेम चीज़ें हैं। तो लेकिन सेम सेम चीज़ें नहीं है एक्चुअली। कार्डियक अरेस्ट का मतलब वही होता है रेस्पिरेटरी प्लस कार्डियक अरेस्ट, मतलब हार्ट और रेस्पिरेशन दोनों बंद हो जाते हैं। इन केस में आप BLS ACLS को फॉलो करते हो। और जो हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक में नॉर्मली क्या होता है कि पेशेंट की कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज आने की वजह से जो हार्ट पे इफेक्ट आता है, मतलब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ गई है ना, तो उसके बाद उसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक मेजर हो सकता है, माइनर हो सकता है, मैसिव हो सकता है, जो भी है अलग अलग कंडीशंस में होता है। हमें थोड़ा सा पेशेंट की क्लिनिकली पेशेंट को देख के ही पता चल जाता है कि ये कितना सिक है। कुछ पेशेंट होता है थोड़ा सा उनको पसीने आते हैं, थोड़ी सी चेस्ट पेन होती है, वो आते हैं, तो नॉर्मल उनको 70-80% किसी एक आर्टरी में ब्लॉकेज होती है। जिसको 2 में होती है वो बेचारा और सिक होता है, जिसको 3 में होती है वो कई बार हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाता ना।
तो यही मेन डिफरेंस है जो आपको उनको बताना है। तो उसके बाद उन्होंने एक मुझे और पूछा कि अगर हम आपको रख लेते हैं तो आप कितना टाइम हमसे हमारे साथ काम करोगे, क्योंकि आपने अभी भी 1 ही साल काम करा और हॉस्पिटल छोड़ दिया। तो उसके लिए मैंने रीज़न एक यही दिया कि 1 साल मैंने काम करके हॉस्पिटल छोड़ दिया, क्योंकि वो हॉस्पिटल मतलब मैं अपने आप को थोड़ा इनहेंस करना चाहता था। वो थोड़ा सा छोटा हॉस्पिटल था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स नहीं होते थे, कोई पेशेंट सिक आता था तो रेफ़र भी कर देते थे। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपने आप को और इनहेंस करूँ और ये सारी चीज़ें करूँ, तो इसलिए मैंने ये हॉस्पिटल चूज़ करा। और यहाँ पे मेरे 1-2 दोस्त भी पास में रहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, उनके साथ में शिफ्ट हो जाऊँगा और ये हॉस्पिटल जॉइन कर लेता हूँ। तो ये मैंने उनको रीज़न बताया, तो वो इनफ सैटिस्फाई हो गए, उन्होंने कुछ आगे पूछा नहीं। तो इतने क्वेश्चन पूछ के उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप बाहर वेट करो। तो उसके बाद मेरी उन्होंने मतलब जो भी था जॉइनिंग का प्रोसेस उन्होंने बोल दिया कि आप कर लो। और मतलब फिर एचआर में जाके जो भी बात करनी थी। और इनकी जो बिल्डिंग है ना, एक जो हॉस्पिटल सेटअप है वो अलग है, जो एचआर वाला है वो अलग है। मतलब एक बीच में सड़क है, सड़क के दूसरी साइड जाओगे तो एचआर है, इस साइड जाओगे बड़ा वाला जो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल है ना, तो आपको सीधा एचआर में ही जाना होता है। तो अभी ये सारे क्वेश्चन थे जो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के दौरान पूछे। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, मुझे लगता है 8-9 क्वेश्चन पूछ के ही वो सेटिस्फाई हो गए ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने आंसर भी इस तरीके से कर दी, फिर उन्होंने पूछा नहीं, उनको पता चल गया। और बाकी ना कोर्स के लिए अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी डिटेल नीचे व्हाट्सएप का नंबर नीचे दे रखा है, आप डायरेक्ट वहाँ पे मैसेज करो, मैं आपको सारी डिटेल भेज दूंगा। कोर्स के प्राइजेस मैंने ऑलरेडी कम कर रखे हैं अगर आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि अभी ईयर जो है लास्ट खत्म नहीं होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि जल्दी से हॉस्पिटल ज्वाइन करें, क्योंकि अगर आप अभी इस मंथ में हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते हो तो बहुत हाई चांसेस है कि अप्रैल में ही आपको अप्रेजल मिल जाएगा, क्योंकि अप्रैल तक अगर आपको एक अप्रेजल चाहिए तो 6 मंथ का एटलीस्ट गैप होना चाहिए। अगर अभी आप इनिशियली हॉस्पिटल ज्वाइन करते हो, 25,000 सैलरी भी आपकी लगती है, तो अप्रेजल में आपकी 2-3 हज़ार सैलरी और बढ़ जाएगी, तो बहुत अच्छी सैलरी आप बहुत जल्दी गेन कर सकते हो ना। तो बाकी आपके ऊपर है, अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो, आपको मैं विद इन 7 डेज ही रेडी कर दूंगा इंटरव्यू के लिए। और जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए रेडी होते हैं आपको मैं बताऊंगा किस किस हॉस्पिटल में आपको जाना है, डायरेक्ट वहाँ पे जाओ, रेफरेंस के साथ जाओ और इंटरव्यू क्लियर करो और बस हो गया। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बाकी मेरे पास इनके रिटर्न क्वेश्चन सारे हैं। अगर आपको हॉस्पिटल में जाना है आपको मैं रिटर्न क्वेश्चन भी दे दूंगा, तो लेकिन उन्हीं को मैं दे सकता हूँ जो मेरा कोर्स ज्वाइन करते हैं। तो कोर्स के दौरान आपको मैं ये क्वेश्चन तो दूंगा ही दूंगा, और भी बहुत सारे हॉस्पिटल के रिटर्न पेपर मिलेंगे, प्लस उनके क्वेश्चन पेपर मिलेंगे जो भी आपको आएंगे। और बस आपको उसी को रेडी करना है। भूल जाओ अपनी कितनी किताबें पढ़ी है, भूल जाओ आपको कोई बड़ी मोटी किताबें पढ़नी है, कुछ नहीं पढ़ना है। जो मैंने कोर्स में दिया है विद इन 6 डेज आपको रेडी होकर हॉस्पिटल में जाना और इंटरव्यू देनी। उसके बाद कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसके इंटरव्यू आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो आज की वीडियो के लिए बस यही था। कोर्स ज्वाइन करने के लिए नीचे व्हाट्सएप का नंबर मेरा दिख रहा होगा आपको, उस पर डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो। कुछ भी पूछना है हॉस्पिटल के बारे में तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।